वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। ये टेस्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी। टेस्ट नंबर है 434। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट होंगे प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज डेट 9 जुलाई 2020 है जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक लाइक कीजिएगा पसंद आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति की नियुक्ति अवैध होने की दशा में उनके द्वारा पूर्व में दिए गए सभी कार्य जो हैं वो अवैध घोषित कर दिए जाएंगे या हो जाएंगे। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहली बात तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो शंकाएं हैं और जो विवादों का निपटारा है उनको करेगा भारत का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। हाई कोर्ट नहीं करेगा, गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला क्या है? राष्ट्रपति की नियुक्ति अवैध होने की दशा में उसके द्वारा किए गए कार्य जो उसने पहले किए थे वो अवैध घोषित नहीं होंगे, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है इसमें। तो संविधान के अनुच्छेद 71 क्लॉज फर्स्ट में उपबंध है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और उसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। और अनुच्छेद 71(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की नियुक्ति को अवैध घोषित कर देता है तो पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, वे प्रभावी बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा करनी पड़ती है। वो निश्चित राशि कितनी है? 50,000 रुपये स्टेटमेंट के मुताबिक। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति चुनाव में कोई उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/10 भाग प्राप्त नहीं कर पाया तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। कौन सी? ये राशि जब्त हो जाएगी। देखिए, 50,000 रुपये नहीं है, लूट मच रही है क्या? कुछ ज़्यादा ही है। 15,000 रुपये। कितनी है? 15,000 रुपये। और यदि वो कुल वैध मतों का 1/6% नहीं मतलब ला पाता है, प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसके 15,000 रुपये जब्त हो जाएंगे, 50,000 नहीं। तो इस हिसाब से तो स्टेटमेंट दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित राशि जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में जमा करनी पड़ती है। कितनी है वो राशि? 15,000 रुपये वर्तमान में। कोई उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6%, 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, प्रतिशत नहीं भाग में प्राप्त नहीं कर पाता है या असमर्थ रहता है तो उसकी जमानत राशि है जो 15,000 रुपये है ना, ये जब्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत का राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान उपराष्ट्रपति के समक्ष लेता है और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। सोचो सोचो, गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। यदि मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो उपराष्ट्रपति के समक्ष लेंगे। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 60 में उपबंध है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। तो गलत हैं ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट। दोनों के दोनों गलत हैं स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत का राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान उपराष्ट्रपति के समक्ष लेता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। देखिए, पता है आपको इसका उत्तर। ये दोनों के दोनों गलत हैं, निरर्थक हैं। तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो शपथ या प्रतिज्ञान जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं और यदि मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो
उसी सर्वोच्च न्यायालय का आएगा वरिष्ठतम न्यायाधीश उसके समक्ष लेंगे। तो गलत है फिलहाल दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 में उपबंध है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश होना और मुख्य न्यायाधीश होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तीसरा था ना, चलिए 4 है। हाँ, तो दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा असत्य है। इस बार यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है कि पूछा क्या है, सही पूछा है या फिर गलत पूछा है, वरना 1/3 चला जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट 1 है, संविधान की दूसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के संबंध में उपबंध है और संविधान की तीसरी अनुसूची में उपलब्धियों, भत्ते एवं विशेषाधिकार का उपबंध है। देखिए, ये चीज़ कल के टेस्ट में ही बताई थी। ये गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। 12 की 12 अनुसूचियाँ आपको पता होनी चाहिए किस अनुसूची में क्या है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते उपलब्धियाँ हैं और तीसरी अनुसूची जो है वो है शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित। तो गलत हैं दोनों के दोनों, इसमें सी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 59 क्लॉज 3 में राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ, उसके भत्ते और विशेषाधिकारों का उपबंध है। और वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है भारत के राष्ट्रपति को हर महीने। उपराष्ट्रपति को कितनी मिलती है? 4 लाख रुपए। भारत के प्रधानमंत्री को कितनी मिलती है? 2,80,000 रुपये। ये चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। अब देखिए, उन्हें वेतन भत्ते एवं उपलब्धियां संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत दिए जाते हैं और संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित उपबंध। कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेगा तो कौन? वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा के रूप में निम्नलिखित में से कौन शपथ ग्रहण करता है? अटॉर्नी जनरल, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं इंडियन पॉलिटी के, ये इसका पार्ट 2 है। तो इसका उत्तर भारत के राष्ट्रपति ही होगा। इन 2 वीडियो को बनाने के बाद आप राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं करोगे, हर तरह से कवर कर दिया जाएगा इन 2 में ही। 10 वो हैं, 10 ही हैं, 20। और स्टेटमेंट के साथ है तो कम से कम 60-70 प्रश्न हो गए, 50 प्रश्न हो गए। तो देखिए, उपरोक्त शपथ प्रतिज्ञान भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के संबंध में जो है वो उपबंध है। क्या थी शपथ? संविधान और विधि यानी संविधान और कानून का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, राष्ट्रपति की शपथ है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, कितने? 3 और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है क्या? उपरोक्त में से कौन से भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में सही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। पहला स्टेटमेंट तो यह है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि त्यागपत्र किसको सौंपा जा रहा है, शपथ कौन दिला रहा है, अगर वो दिलाने वाला नहीं है मौजूद तो कौन दिलाएगा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति के पश्चात वह अपने पद पर नहीं रहेगा, चाहे उसके उत्तराधिकारी ने पद ग्रहण नहीं किया हो। तीसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, तीसरा वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। राष्ट्रपति अपना पद की समाप्ति के बाद भी अपना पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। तो देखिए, अनुच्छेद 56(1) में यानी ग में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। अनुच्छेद 56(2) में उपबंध किया गया है कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना तुरंत लोकसभा स्पीकर को देगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, केवल संसद के अतिक्रमण पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है।
और संविधान के अनुच्छेद 56(1) ख में उपबंध है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाएगा। ये इतनी लाइन बहुत पूछते हैं पीसीएस परीक्षाओं में और दूसरी परीक्षाओं में। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला गलत है। संसद के अतिक्रमण पे नहीं, संविधान के अतिक्रमण पे, तो बी है इसका आंसर। तो देखिए कथन 1 तो असत्य हो गया, 2 करेक्ट हो गया। संविधान के अनुच्छेद 56(1) ख में उपबंध है कि संविधान का अतिक्रमण है, संसद का नहीं। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, ना कि संसद के अतिक्रमण पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यह अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उपबंध करता है। बिल्कुल है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। केवल राज्यसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकती है। अभी तक केवल 2 बार, कितनी बार? 2 बार महाभियोग का प्रयोग हुआ है राष्ट्रपति के ऊपर। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि 1 बार भी नहीं हुआ। एलिमिनेट करो जहाँ जहाँ 3 है। दूसरा भी गलत है। ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रपति पर राज्यसभा ही महाभियोग का आरोप लगाएगी। संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, लोकसभा भी लगा सकती है, राज्यसभा भी लगा सकती है। केवल पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। तो उपरोक्त में से 2 और 3 तो गलत हो गए, पहला वाला सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के संबंध में उपबंध है और राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन का मतलब लोकसभा राज्यसभा में जो है किसी में भी चलाया जा सकता है, न कि केवल राज्यसभा में या केवल लोकसभा में। महाभियोग का प्रयोग अभी तक 1 बार भी नहीं हुआ है, 1 बार भी नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन कौन भाग लेता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य। नामांकित सदस्य का मतलब क्या हो गया? जिनका नाम अंकित है। दूसरा स्टेटमेंट है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब यह हो गया, नामांकित का मतलब निर्वाचित और नामित दोनों। मनोनीत जो है ना, वो मनोनीत कितने? 2 उसमें एंग्लो इंडियन, और उधर 12 राज्यसभा में, तो 14 प्लस जो इलेक्टेड मेंबर है वो सब। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, इसके महाभियोग में भाग नहीं लेते, याद रखिएगा। तो करो एलिमिनेट सबको, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए उपरोक्त 2 और 3 तो असत्य हैं, केवल पहला यहाँ पर सही है। राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि महाभियोग में कौन भाग ले रहा है और निर्वाचन में कौन भाग ले रहा है। निर्वाचन में कौन भाग ले रहा है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है एक बार फिर से, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति पर जिस सदन द्वारा आरोप लगाया गया है उस आरोप पर सदन के 1/4 कितने? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 30 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संबंधी प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिफरेंस है कुल सदस्य संख्या में संसद की और उपस्थित और मतदान करने वाली संख्या में, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर ये होता उपस्थित और मतदान करने वाले तो गलत हो जाता स्टेटमेंट दूसरा वाला। अभी करेक्ट है, और 14 दिन पहले बताना है, 30 दिन पहले नहीं, गलत है दूसरा पहला वाला स्टेटमेंट। तो पहला इनकरेक्ट हो गया, दूसरा करेक्ट हो गया, इसका आंसर क्या हो गया फिर? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए राष्ट्रपति पर जिस सदन द्वारा आरोप लगाया गया है उस सदन पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना चाहिए, 30 दिन पहले नहीं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संबंधी प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ना कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो कुल सदस्य संख्या का 2/3 चाहिए, ना कि उपस्थित और मतदान करने के लिए। उपस्थित और मतदान करने वाले ये चीज़ भी होती है, लेकिन दूसरे केसों में होती है, इसमें नहीं होती है राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में।
तो चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न थे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो 10 वो 10 ही है, 20 प्रश्न हो गए। और स्टेटमेंट मिला दोगे तो 50 प्रश्न निकलेंगे इसमें से, तो सारा का सारा कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।